अली गौर बलोच साहब, मुझे बताएं कि आपने जो आईनी तरमीम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने ज़ाहिर कि बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली है लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा, ये इतनी जल्दी क्यों है और इसके ज़रा थोड़े से फ़ायदे बताएं आप कि क्यों गवर्नमेंट जो है वो एक तरमीम करती है, फिर उस पर ऑर्डिनेंस ले आती है और फिर से एक क्लैश पैदा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पार्लिमान का काम कानून साजी करना है और पार्लिमान इदारा ही कानून साजी का है और यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ऐसा इक़दाम है कि पार्लिमान अपना काम कर रही है और ज़िम्मेदारी के साथ कर रही है। तनकीद तो इस बात पर होनी चाहिए कि अगर पार्लिमान वक्त ज़ाया कर रही है, कानून साजी नहीं कर रही, तो उस बात पे तनकीद होनी चाहिए। ये तो बड़े तज्जुब वाली बात है कि कानून साजी के ऊपर एतराज़ किया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई तरमीम या कोई कानून लाया जाता है तो जाहिर है कि वो पहले काबीना में पेश किया जाता है, उसके ऊपर इत्तेहादी और बाकी लोगों की राय दी जाती है। वो अभी मराहिल जो है जो इत्तेहादियों के साथ और हत्ता के वो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो कि अपोजिशन में, उनके साथ भी राब्ते के मराहिल तय हो रहे हैं। और एक वक्त तो वो होता था जब पूरी असम्बली को एक कर्नल लियाकत चलाता था, उसका वहाँ पर ऑफिस होता था, वो ही कानून बताता था कौन सा पास होना है और एक एक मिनट में 10-10 कवानीन जो थे वो पास हो जाया करते थे। लेकिन ये एक जमहूरी हुकूमत है, जाहिर है ऑपोजिशन जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान, लेकिन मेरे लिए ये समझने से कासिर हूँ, मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि आप उम्रताब बंदयाल के दौर पे तनकीद करते हैं, फिर एक चीफ जस्टिस जो पसंद के नहीं होते उस पर आप जो सू मोटो है उसको पार्लियामेंट के थ्रू ही तरमीम करके एक मुतारफ़ करवाते हैं, फिर उसके बाद उस पर ऑर्डिनेंस ले आते हैं। उस वक्त ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं जब काजी फाजीसा साहब मौजूद होते हैं, फिर उस ऑर्डिनेंस पे जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की मीटिंग होती है, कमेटी बैठती है, तो फिर उस पर अमल भी हो जाता है। फिर ज़ाहिर है कि 30 सितंबर की एक डेट भी तय हो जाती है कि जिसमें 63A का फैसला करना है और सुनना है। तो मेरे लिए ये समझने की मुझे आई डोंट नो, आई कैन नॉट गेट इट कि एक ही प्राइम मिनिस्टर, वही लॉ मिनिस्टर और दो मुख्तलिफ अदवार और दो मुख्तलिफ तरीक़ाकार, दो मुख्तलिफ शख्सियात के लिए। नासिर हुसैन शाह साहब बहुत शुक्रिया। बलोच साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या इम्प्रूवमेंट आ जाएगी हमारे उस रैंक में जो बहुत नीचे गिर चुका है कानून और इंसाफ के, कि जब आप आईनी अदालत भी बना देंगे? और क्या आप इत्तेफाक करते हैं, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने आज कहा है तकरीब में कि जी आज आप एज ना बढ़ाएं, एक मुद्दत का तयन कर दें कि ये 3 साल या 5 साल, दैट्स व्हाट आई गॉट, जो भी उन्होंने बोला उसमें से कि ये इतनी मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस साहब आए। और फिर आईनी अदालत के क़याम के बाद क्या हैसियत क्या रह जाएगी फिर सुप्रीम कोर्ट की? देखें, जिस तरह से पहले आपने बंदयाल साहब के वक्त का जिक्र किया, फिर उससे पहले खोसा साहब और उससे पहले कुछ और इंतहाई मुहतरम जजेस जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उसका कादी फायज साहब के टाइम के साथ आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। उस वक्त तो ये हालात होते थे कि चीफ जस्टिस साहब ऑल एंड ऑल होते थे, अपनी मनपसंद के 2-3 जज होते थे जिनके ऊपर हर केस भेज दिया जाता था और बाकी अदलिया के जो जजेस थे और चाहे वो सीनियर जज थे, उनकी तरफ कोई ख़ास केस ही नहीं भेजा जाता था, कोई फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता था। कादी साहब ने तो अपने जो इख्तियारात थे वो कमेटियों के सुपुर्द कर दिए और सही जमहूरियत की और लाइव स्ट्रीम के ऊपर सारी मतलब है कि हेयरिंग दिखाई पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया को। और आपने देखा कि वो तो उस वक्त तो जो सीनियर जज थे उनको कॉर्नर कर दिया गया था और उनको उनकी तरफ कोई केस भेजा नहीं जाता था, एक डिक्टेटरशिप कायम कर दी गई थी और मनपसंद के फैसले लिए जाते थे, मॉनिटरिंग जजेस लगाए जाते थे और ये कहा जाता था नहीं तो ये मनपसंद के फैसले आपको तब याद नहीं है जब इस्लामाबाद के 6 जजेस ने खत लिखा था, तो सर उनके भी तो रिजर्वेशंस थे जी। वो जो 6 जजेस ने खत लिखा है तो उसके ऊपर जाहिर है कि उसकी भी अदालतों में हेयरिंग हुई और उसका भी जायजा लिया गया। तो ये तो मतलब है कि उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मतलब इन चीज़ों के ऊपर यही वो वक्त है ना, एक जमहूरी टाइम है कि जिसके ऊपर उन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है। और जहाँ तक बिलावल भुट्टो साहब की बात की है, जिस तरह उन्होंने कहा कि जो मिसाके जमहूरियत हुआ था उसके अंदर ये चीज़ लिखी गई थी कि आईनी कोर्ट बनाई जाएगी, तो जाहिर है कि इससे PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो पीछे नहीं हट सकते। चले